Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप अभी क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आपका माइंड क्लियर है कि भविष्य में आप नीट एग्जाम क्रैक करके मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आई मीन टू से कि आप 11th 12th में भी मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. आपको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी है वो आपका बहुत अच्छा, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, डबल मार्क्स का होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री. तो अगर आप बायोलॉजी को लाइटली ले रहे हैं 9th और 10th में, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है नीट एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि बायोलॉजी को याद करने का सब्जेक्ट नहीं है. वैसे कोई भी सब्जेक्ट याद करने का नहीं है, लेकिन बायो तो बिल्कुल भी नहीं है. तो बायो कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है. ठीक है, मेडिकल पढ़ने का फायदा तभी होता है अगर आप अपने मेडिकल की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को दूसरों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग सब्जेक्ट है. तो ऐसी ट्यूशंस पे अगर आप पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप वहाँ पे स्टडी करते हैं, चैप्टर को रीड करते हैं और उसके टेस्ट देते हैं, तो उससे आपका बायो का एग्जाम, नीट का एग्जाम क्रैक नहीं होता. तो डीप स्टडी करने के लिए यू शुड स्टडी द बायोलॉजी विद पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. तो पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कैसे होता है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. तो एग्जाम्पल हम लेंगे टॉपिक लाइफ प्रोसेस की. ठीक है, तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बच्चों से पूछता आ रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेस कितनी होती है, तो यूजली वो बताते हैं 4. तो पहली बात तो लाइफ प्रोसेस 4 नहीं होती. ठीक है, लाइफ प्रोसेस 7 होती हैं. तो वो 7 को कैसे याद करना है और उसके एक एक प्रोसेस के आगे क्या क्या काउंटर क्वेश्चन बनते हैं. तो जितने ज़्यादा आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी को समझेंगे और उतना ही आपके लिए ईजी होएगा नीट को क्लियर कर पाना और मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना. तो अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो हम शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए. तो सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं 7, इसको याद कैसे करना है, तो इसके याद करने के लिए एक निमोनिक है मिसेस नर्क, MRS मिसेस NERG नर्क. तो जो इसका M है दैट स्टैंड फॉर मूवमेंट, R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, S सेंसिटिविटी, N न्यूट्रिशन, E एक्सक्रीशन, R रिप्रोडक्शन एंड G फॉर ग्रोथ. तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट M दैट स्टैंड फॉर मूवमेंट. द एबिलिटी टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली इंक्लूडिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास योग्यता है कि वो मूव कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को. ठीक है, इंटरनल मूवमेंट भी होती हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट भी होती हैं. तो इस टॉपिक पे आपका काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क होता है, एंड वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. और साथ में कौन कौन सी मूवमेंट्स इंटरनल होती हैं बॉडी के अंदर, तो उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं. तो ऐसे काउंटर क्वेश्चन करके आप अपनी नॉलेज को बेतहासा इंक्रीज कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड बायोलॉजी को समझ सकते हैं. और नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सांस लेते हैं. सांस लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोलते हैं. और साथ में जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उस खाने की ऑक्सीडेशन होती है बॉडी के अंदर, तो उसको भी रेस्पिरेशन बोला जाता है. सो एज पर द डेफिनेशन जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, तो फूड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो भी हम खाते हैं वो हमारे अंदर अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज करती है टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP हमारी एनर्जी करेंसी होती है जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब इस रेस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन बाहर से, और हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वेस्ट प्रोडक्ट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं हम बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट. तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रीदिंग. तो अब आपने काउंटर क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं रेस्पिरेशन में. व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, मतलब उसके अंदर कितने % ऑक्सीजन है, कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी गैसेज हैं. एंड जो हम एयर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, डू ह्यूमन ओनली इनहेल ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑल्सो.
क्या ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन को सिर्फ इनहेल करता है यानी कि अंदर लेता है या बाहर छोड़ता भी है? अगर छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है? ऐसे अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रेथ अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन टेक पर मिनट, कि एक नॉर्मल बालक व्यक्ति 1 मिनट में कितने सांस लेता है, और ऐसे एक छोटा बच्चा जो है वो कितने सांस लेता है 1 मिनट में, ठीक है। एंड व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो बेसिकली टाइडल वॉल्यूम होता है कि हमारे जो लंग्स हैं उसके थ्रू हम कितनी एयर जो है उसको इनहेल करते हैं एक सांस को लेते हुए, कितनी छोड़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। और साथ में आपने काउंटर क्वेश्चन ये भी करना है कि जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर टिश्यू को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो फिर इसका क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरबीसी है उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। अगली हमारी जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस वो आती है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी क्या है? द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टिपिकली थ्रू अ नर्वस सिस्टम। ओके, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये योग्यता होती है कि वो बाहर के या अंदर के स्टिमुलस को पहले तो आइडेंटिफाई करता है, उसको डिटेक्ट करता है, फिर उसको रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो रिस्पॉन्स करने की जो प्रोसेस है, जो एबिलिटी है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकती है। तो अब आपको काउंटर क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टिमुलस, ओके, एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी क्या होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे का जो हाथ है वो दूसरे अडल्ट के हाथ को टच करता है, तो टच यहाँ पे स्टिमुलस है, दूसरा हाथ जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो उसका टच के प्रति रिस्पॉन्स है। अगला आता है न्यूट्रिशन। तो अगली लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है हमारी। न्यूट्रिशन में आता है इंजेक्शन, खाने को अंदर निगलना, डाइजेशन, खाने को पचाना, ठीक है, पचाने की जो प्रोसेस होती है उसको डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो खाना पच गया उसको अंतड़ियों में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम सोखते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन करना। एंड उसके बाद जो खाने से हमने न्यूट्रिएंट लिए, ठीक है, उसका उपयोग करना बॉडी के लिए, तो उसको बोलते हैं असिमिलेशन। तो ये 4 प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन के अंदर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। तो इससे हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसमें आपके काउंटर क्वेश्चन होने चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। ओके, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि वो एटीपी होती है, ठीक है। फिर आपने पूछना है कि अगर हम खाना खाते हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हमें प्राप्त होता है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। क्लियर है। हाउ मैनी एटीपी आर ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, सॉरी यहाँ पे आता था ग्लूकोज। ओके, हाउ मैनी एटीपी आर ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं हमारी बॉडी में, तो हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितने एटीपी मिलते हैं, और उसके बाद 1 एटीपी के मॉलिक्यूल से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एटीपी बेसिकली होता क्या है, वो एक एनर्जी करेंसी है, और एटीपी से हमें एनर्जी जो मिलती है एक मॉलिक्यूल से वो होती है 7.3 से लेकर 7.6 किलो कैलोरीज। अब साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो फूड है जिसका 100 ग्राम अगर हम इनटेक करते हैं तो उससे हमें कितनी किलो कैलोरीज मिलती हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन के बाद अगली लाइफ प्रोसेस आती है एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बाय सेल इंक्लूडिंग द यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर। इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, कि हमारी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं, तो वो सेल के थ्रू या किसी भी बॉडी पार्ट के थ्रू रिमूव किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एक्सेस जो वाटर भी बॉडी में होता है वो भी बॉडी रिमूव करती है यूरिन की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने काउंटर क्वेश्चन करना है, इज ह्यूमन यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक, कि जब जो भी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसके बिहाफ पे जो किस्म होती है एक्सक्रीशन की वो कौन सी है। मतलब ह्यूमन जो है वो बेसिकली होता है यूरियोटैलिक। यूरियो मतलब कि हम
वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में से निकालते हैं वो यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। जो बर्ड्स होता है वो यूरिक एसिड निकालते हैं, इस करके उसको यूरिकोटैलिक बोला जाता है। और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, तो उनको अमोनोटैलिक बोला जाता है। साथ में आपने पूरी डिटेल में पढ़ना है कि हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं जो एक्सक्रीशन के साथ एसोसिएटेड है। ओके, अगला आता है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ईदर सेक्सुअली और असेक्सुअली टू एंश्योर दैट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर स्पीसीज अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए संसार में और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करने की योग्यता रखती है, और उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो टाइप होती हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस जो डिवीज़न की किस्म होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और हमारी ग्रोथ के लिए कौन सी डिवीज़न रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, माइटोसिस का हमारी ग्रोथ में क्या रोल है। साथ में इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो स्पर्म आप देख पा रहे हैं वो एग की तरफ मूव हो रहा है, तो एग और स्पर्म की जो मूवमेंट है, जो फ्यूज़न है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे बेसिकली बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं। सिन का मतलब होता है फ्यूज़न। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफन इन्वॉल्विंग द सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। तो सेल की जो डिवीजन, जैसे मैंने अभी बताया था, माइटोसिस और मियोसिस, दो तरह की डिवीजन होती है। जो माइटोसिस होती है उससे हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, और साथ में सेल डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है कि जब किसी सेल को अपना रोल असाइन हो जाता है कि उसने हमारी बॉडी में क्या काम करना है, दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन दोनों से हमारी ग्रोथ कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन करना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। साथ में आपने करना है कि ग्रोथ के कौन कौन से मॉडल होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, क्वाड्रेटिक ग्रोथ क्या है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या होता है। ठीक है, और साथ में ये भी कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है उसके लिए कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कहाँ से वो सिक्रीट होते हैं। सो दिस वाज अ डेमो कि कैसे आप पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन के साथ किसी भी बायोलॉजी के कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं और नीट में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मेरे नोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।